बच्चों, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब खूब मजे कर रहे होंगे। मैं मैं तो आज बहुत अपसेट हूँ क्योंकि मैं आज सुबह सुबह अपने होम टाउन से वापस आई हूँ और इस बार काफी सालों बाद अपने होम टाउन जा पाई थी। जाने से पहले बहुत एक्साइटेड भी थी। बचपन की कई सारी बातें फ्लैशबैक की तरह मेरी आंखों के आगे घूम रही थी। पुराने घर की एक एक चीज याद आ रही थी और उन फ्लैशबैक में मुझे मेरे घर के आसपास की हर चीज भी बिल्कुल वैसी ही दिख रही थी जैसी वो मेरे चाइल्डहुड में हुआ करती थी। मगर वहां जाकर जब मैंने देखा कि सब कुछ पहले से काफी चेंज हो चुका है तो मुझे जरा भी अच्छा नहीं लगा। आई नो, चेंजेस तो बेटर इम्प्रूवमेंट के लिए होते हैं। मेरे होम टाउन में भी कुछ नया प्रोजेक्ट आया है जिसमें मेरे होम टाउन को स्मार्ट सिटी में कन्वर्ट किया जा रहा है, इसलिए मुझे खुश होना चाहिए। मगर मैं इस बात को लेकर अपसेट हूँ कि अपने बचपन की यादें अब वापस नहीं देख पाऊंगी। जब छोटी थी तब जैसा मार्केट था वैसा तो अब बिल्कुल भी नहीं रहा। घर के बाहर बने कच्ची मिट्टी के रास्ते अब पक्की सड़कों में बदल चुके हैं। वैसे खुशी की बात होनी चाहिए कि मेरा छोटा सा होम टाउन स्मार्ट सिटी के रूप में बदल रहा है। मगर कभी कभी चीजें बदलते हुए भी शायद उतनी अच्छी नहीं लगती, लेकिन इन चेंजेस को रोकने के लिए हम लोग कर भी क्या सकते हैं? चेंज तो हमारे नेचर में ही शामिल है। हमारे आसपास की हर चीज धीरे धीरे चेंज होती है। यहाँ तक कि हमारी अर्थ भी धीरे धीरे चेंज होती रहती है। अब आगे बढ़ने के लिए, खुद को इम्प्रूव करने के लिए चेंजेस बेहद ज़रूरी है। ये तो बात हमारी अर्थ को अच्छी तरह पता है। इसलिए हमारी अर्थ भी लगातार चेंज होती रहती है। और तो और उसने खुद को चेंज करने के लिए अपने सारे एजेंट्स, मेरा मतलब है रिवर, आइस, सी, विंड, इन सब को भी अलग अलग टास्क दे रखे हैं। कैसे? आइए जानते हैं इस चैप्टर में जिसका नाम है आर चेंजिंग अर्थ। स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में हम जानेंगे कि चेंजेस सिर्फ अर्थ के ऊपर ही नहीं, अर्थ के अंदर भी होते हैं। यानी कि इनर अर्थ में होने वाले चेंजेस की वजह से ही वोल्केनो और अर्थक्वेक फॉर्म होते हैं। तो इस चैप्टर में हम डिटेल में जानेंगे कि वोल्केनो और अर्थक्वेक कैसे फॉर्म होते हैं, इनकी प्रोसेस क्या है, इनके फॉर्म होने का मेन रीजन क्या होता है। इसके बाद हम बात करेंगे अर्थ के चेंज में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करने वाले डिफरेंट एजेंट्स यानी कि रिवर, आइस, सी और विंड की। साथ ही साथ ये भी पता लगाएंगे कि कैसे ये सारे एजेंट्स कैसे अर्थ के एक्सटीरियर को तो चेंज करते ही है और डिफरेंट टाइप के लैंड फॉर्म्स भी क्रिएट करते हैं। ये सब कैसे होता है, ये जानने के लिए आइए इसके लिए हम आगे बढ़ते हुए सबसे पहले अर्थ के इंटीरियर से शुरुआत करते हैं। बच्चों, आपने कभी ट्रेन का सफर किया है? जब ट्रेन चलती है तो ट्रेन के अंदर बैठे सारे पैसेंजर्स भी थोड़ा थोड़ा मूव करते रहते हैं। मगर ट्रेन चलने के साथ साथ वो मूवमेंट इतना लाइट होता है कि अंदर बैठे पैसेंजर्स उसे नोटिस ही नहीं कर पाते। मगर हाँ, हमें ट्रेन का हिलना जरूर फील होता रहता है। कुछ ऐसा ही प्रोसेस अर्थ के इनर पार्ट यानी कि मेंटल और कोर में होता है। ये तो हम लोग पहले ही जान चुके हैं कि अर्थ का इंटीरियर 3 पार्ट्स में बना हुआ है, क्रस्ट, मेंटल और कोर। कोर के अंदर भरा हुआ मोल्टन मैग्मा एक सर्कुलर मैनर में मूवमेंट करता रहता है और सही मौका मिलने पर वो फटाफट मेंटल के बाहर निकलकर क्रस्ट तक भी पहुंच जाता है। क्रस्ट, जिसे हम लिथोस्फीयर भी कहते हैं, इसका अपर सरफेस रॉक से बना होता है और इसका इनर सरफेस लिथोस्फीयर प्लेट से बना होता है। ये लिथोस्फीयर प्लेट्स बहुत ही स्लोली मूव करती रहती है। ये इतना स्लो मोशन में आगे बढ़ती है कि 1 ईयर में ये कुछ मिलीमीटर ही आगे बढ़ पाती है। बच्चों, लिथोस्फेरिक प्लेट्स का ये मूवमेंट अर्थ के इंटीरियर में पाए जाने वाले मोल्टन मैग्मा के मूवमेंट की वजह से होता है। इन लिथोस्फेरिक प्लेट्स के मूवमेंट के कारण अर्थ के सरफेस में कुछ चेंज हो जाते हैं, क्योंकि लिथोस्फेरिक प्लेट थोड़ा थोड़ा मूव करते हुए भी सरफेस पर एक फोर्स तो अप्लाई करती ही है। जो फोर्स सरफेस के अंदर यानी इंटीरियर में अप्लाई होता है उसे एंडोजेनिक फोर्स कहते हैं
और जो फोर्स अर्थ के आउटर सरफेस के ऊपर काम करता है उसे एक्सोजेनिक फोर्स कहते हैं। अब ये सोचिए कि अर्थ आपका घर है और आपके घर का मेन डोर है क्रस्ट। जब आप घर के अंदर से दरवाजा बंद करते हैं तो आपको एक इंटीरियर फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, जिसे हम एंडोजेनिक फोर्स कहेंगे। और अगर आप घर के बाहर से डोर क्लोज करते हैं तो आपको एक्सटीरियर फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, तब हम इसे एक्सोजेनिक फोर्स कहेंगे। तो बच्चों, यहाँ तक हमने जाना कि क्रस्ट के ठीक नीचे पाई जाने वाली लिथोस्फेरिक प्लेट्स का मूवमेंट क्यों होता है और एक्सो व एंडोजेनिक फोर्सेस क्या होते हैं। यानी यहाँ आपसे अगर पूछा जाए कि व्हाई डू द लिथोस्फेरिक प्लेट्स मूव, तो अब आपको इसका आंसर पता है कि बिकॉज ऑफ द मोल्टन मैग्मा द लिथोस्फेरिक प्लेट्स मूव। और आपको ये भी पता है कि व्हाट आर एक्सोजेनिक एंड एंडोजेनिक फोर्सेस। इसका आंसर भी हमने अभी डिस्कस किया। The forces which act in the interior of the earth are called endogenic forces, and the forces that work on the surface of the earth are called exogenic forces. स्टूडेंट्स, जब भी कोई फोर्स अप्लाई किया जाता है तो हमेशा हमें उसका रिजल्ट भी मिलता है। हर एक्शन का रिएक्शन तो होता ही है ना। याद कीजिए, जब आपकी मम्मा आपको थप्पड़ मारती है तो कैसे आपका फेस एक झटके के साथ वाइब्रेट होता है और गाल भी लाल पड़ जाते हैं। या फिर आप दूसरा एग्जाम्पल भी ले सकते हैं, जैसे साइकिलिंग करते हुए आप सडन ब्रेक मारते हैं तो साइकिल कैसे झटके के साथ रुकती है, और ऐसे में कई बार आपका बैलेंस भी बिगड़ जाता है। ऐसा ही कुछ अर्थ के इंटीरियर में अप्लाई होने वाले एंडोजेनिक फोर्स में भी देखने को मिलता है। एंडोजेनिक फोर्स जब भी अप्लाई किया जाए तो वो एक सडन मूवमेंट क्रिएट करता है, और कभी कभी इसकी वजह से होने वाला मूवमेंट बहुत स्लो भी हो सकता है। इस तरह जो सडन मूवमेंट होता है उसकी वजह से ही अर्थक्वेक और वोल्केनो बनते हैं, और दोनों ही अर्थ के सरफेस को बुरी तरह डिस्ट्रॉय कर देते हैं। वोल्केनो अर्थ के क्रस्ट पर बनने वाला एक ऐसा होल या ऐसी ओपनिंग होती है जो सडन फोर्स के कारण बनती है, और अर्थ के अंदर भरा हुआ गर्म लावा या मोल्टन मैग्मा इस ओपनिंग से बाहर निकलने लगता है। ये तो हुई वोल्केनो की बात, मगर फिर ये अर्थक्वेक कैसे आते हैं? बच्चों, जब लिथोस्फेरिक प्लेट्स मूव करती है तो अर्थ का सरफेस हल्का सा वाइब्रेट होता है, और ये वाइब्रेशन पूरी अर्थ पर कहीं तक भी जा सकता है, और ये वाइब्रेशन ही अर्थक्वेक कहलाते हैं। क्रस्ट के जिस पॉइंट से ये मूवमेंट स्टार्ट होते हैं उसे फोकस कहा जाता है, और फोकस के ऊपर जो सरफेस होता है उसे एपिसेंटर कहते हैं। मूवमेंट की वजह से होने वाले वाइब्रेशंस हमेशा एपिसेंटर से बाहर की ओर वेव्स के रूप में ट्रैवल करते हैं। इसलिए अर्थक्वेक के आने पर एपिसेंटर पर ही सबसे ज़्यादा डैमेज होता है, और इससे दूर जाने पर अर्थक्वेक का इफेक्ट कम होने लगता है। हालांकि अर्थक्वेक को प्रेडिक्ट तो नहीं किया जा सकता, लेकिन फिर भी अगर हम पहले से अर्थक्वेक को लेकर अवेयर रहे तो इसके इफेक्ट को कम ज़रूर किया जा सकता है, और होने वाले डैमेज को भी कुछ हद तक रोका जा सकता है। बच्चों, हमारी अर्थ पर बार बार आने वाले अर्थक्वेक से ये ज़रूर पता लगाया जा सकता है कि किस एरिया में अब तक सबसे ज़्यादा अर्थक्वेक आए हैं, और वहाँ आसपास रहने वाले लोगों के एक्सपीरियंसेस से कुछ कॉमन अर्थक्वेक प्रेडिक्शंस मेथड ज़रूर लिए गए हैं। इनके अकॉर्डिंग अर्थक्वेक आने के ठीक पहले तालाब में मछलियाँ बहुत एक्साइटेड होकर उछलने लगती है। अर्थ के सरफेस में छिपकर रहने वाले स्नेक्स भी सरफेस के ऊपर निकल आते हैं। तो बच्चों, यहाँ तक तो हमने जाना कि वोल्केनो और अर्थक्वेक कैसे क्रिएट होते हैं, मगर कभी अचानक अर्थक्वेक आ जाए तो हमें किस तरह अपनी सेफ्टी करनी चाहिए, ये भी पता होना बेहद ज़रूरी है, जिसे हम जानेंगे अगले चैप्टर में। अब जैसे कि वोल्केनो वाले एरियाज फिक्स्ड है, इसलिए वहाँ आसपास रेसिडेंशियल एरियाज नहीं होते, मगर अर्थक्वेक जो कि लिथोस्फेरिक प्लेटलेट्स के मूवमेंट की वजह से फॉर्म होता है वो तो कभी कभी आ सकता है। इसलिए हमें अर्थक्वेक के समय खुद को सेफ रखना और आसपास के लोगों की हेल्प करना भी आना चाहिए। अर्थक्वेक के समय सबसे सेफ स्पॉट होता है किचन काउंटर या किसी टेबल डेस्क के नीचे की जगह।
या फिर किसी वॉल का कॉर्नर। अगर हम किसी ऐसी जगह पर फंस जाए जहां से तुरंत निकलकर ओपन ग्राउंड में पहुंचना पॉसिबल ना हो, तो इन जगहों पर छुपकर हम खुद को इंजरी से बचा सकते हैं। तो ये हुए अर्थक्वेक के दौरान खुद को सेफ रखने के टिप्स। लेकिन कई बार आपने न्यूज़ में देखा होगा कि अर्थक्वेक के हल्के से झटके महसूस किए गए। ऐसी ही न्यूज़ आती है और तब उस अर्थक्वेक का मैग्नीट्यूड भी बताया जाता है। तो ये कैसे पता चलता है कि अर्थक्वेक कितने मैग्नीट्यूड का था और वो कितना तेज था या कितना स्लो? दरअसल अर्थक्वेक को जिस मशीन से मेजर किया जाता है उसे सिस्मोग्राफ कहते हैं। अर्थक्वेक का मैग्नीट्यूड रिएक्टर स्केल पर मेजर किया जाता है। जब अर्थक्वेक का मैग्नीट्यूड 2.0 या फिर इससे कम आए, तो ऐसे अर्थक्वेक में सिर्फ हल्का सा वाइब्रेशन ही फील होता है। अगर 5.0 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आए, तो चीजें अपनी जगह से गिरने लगती है। मगर मैग्नीट्यूड इससे ज्यादा होने पर मेजर अर्थक्वेक होता है। अब आपको वोल्केनो और अर्थक्वेक के बारे में अच्छी तरह पता चल चुका है। ये दोनों ही नेचुरल डिजास्टर होते हैं जो हमारी अर्थ को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। हालांकि इनको पहले से प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता, मगर इनके बारे में पूरी नॉलेज होने पर हम अवेयर तो रह ही सकते हैं और कॉन्फिडेंटली इनका सामना भी कर सकते हैं। ये तो हुए अर्थ के ऐसे चेंजेस की बात जो अच्छे नहीं होते। मगर क्या चेंजेस हमेशा बुरे होते हैं? नहीं ना। हमारी बॉडी में आने वाले चेंजेस को ही ले लीजिए। एज बढ़ने के साथ साथ जब आप लोग बड़े होंगे तो आपकी बॉडी भी मैच्योर और स्ट्रांग होती जाएगी और आप किड्स से एक यूथ में कन्वर्ट हो जाएंगे। ये चेंज आपके लिए अच्छा होगा ना? ठीक ऐसे ही हमारी अर्थ पर होने वाले कुछ चेंजेस बहुत अच्छे भी होते हैं, जैसे कि डिफरेंट लैंडफॉर्म्स का बनना। अब ये लैंडफॉर्म्स बनते कैसे हैं? आइए जानते हैं। स्टूडेंट्स, आपने कभी किसी बर्ड को नेस्ट बनाते हुए देखा है? कैसे वो एक तिनका तिनका लेकर आती है और कुछ ही दिनों में एक सुंदर सा नेस्ट बनाकर तैयार कर लेती है। हालांकि अगर हम पहले दूसरे ही दिन देखें तो वो हमें बिखरे हुए तिनकों के अलावा और कुछ नहीं दिखाई देता। एक अच्छी सी क्रिएशन बनने में टाइम तो लगता ही है। ठीक ऐसे ही अर्थ के ऊपर बनने वाले लैंडफॉर्म्स धीरे धीरे और बहुत सारा टाइम लेकर बनते हैं। और इन लैंडफॉर्म्स को क्रिएट करने में जो अपना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं वे फैक्टर्स है वेदरिंग और इरोजन। वेदरिंग यानी कि बड़े बड़े रॉक्स का अपने आप ही टूटकर अर्थ के सरफेस पर गिरना, और इरोजन यानी किसी ऑब्जेक्ट का कंटिन्यूअसली रॉक्स, सैंड या सॉइल से टकरा कर उसे धीरे धीरे करके छोटे छोटे पार्टिकल्स में तोड़ना और अपने साथ ही बहा ले जाना। और जो ऑब्जेक्ट्स इरोजन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं वो होते हैं अर्थ के एजेंट, यानी कि रिवर, आइस और विंड, जिनके बारे में हम एक एक करके जानेंगे। लेकिन इससे पहले यहाँ आप इरोजन को तो अच्छी तरह समझ गए होंगे ना? जैसे कि हमारे टीथ में कैविटी हो जाने पर वे कैसे धीरे धीरे डैमेज होने लगते हैं। ठीक यही प्रोसेस तो इरोजन में होता है। अब अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज इरोजन, तो आप आसानी से बता सकते हैं जो भी अर्थ के नेचुरल एजेंट्स होते हैं और अर्थ के ऊपर डिफरेंट लैंडफॉर्म्स बनाते हैं, जैसे कि वाटर, आइस, विंड, इनकी वजह से लैंडस्केप होना यानी किसी पर्टिकुलर प्लेस की सरफेस का धीरे धीरे हटते जाना ही इरोजन कहलाता है। जो इरोडेड मटेरियल होता है उसे पानी, हवा, बर्फ अपने साथ साथ एक जगह से दूसरी जगह ले जाकर डिपॉजिट भी कर देती है। तो इस तरह लैंडफॉर्म्स बन जाते हैं। तो आइए अब हम इरोजन के लिए रिस्पॉन्सिबल नेचुरल एजेंट्स के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले हम रिवर की बात करते हैं। रिवर भला लैंडफॉर्म कैसे क्रिएट कर सकती है? वो तो खुद पानी से बनती है। बच्चों, आपको भी यही लग रहा होगा ना? एक्चुअली रिवर अपनी स्पीड और अपने बदलते हुए साइज की वजह से अलग अलग लैंडफॉर्म क्रिएट करती है, जिनमें से एक खूबसूरत लैंडफॉर्म है वाटरफॉल। जब रिवर किसी ऊंची पहाड़ी से नीचे गिरती है तो वो बड़ी तेज स्पीड में नीचे आती है। ऐसे में अगर वहां रॉक्स की लेयर हो और सबसे ऊपर वाला रॉक हार्ड हो और उसके नीचे वाला रॉक सॉफ्ट हो, तो तेजी से गिरने के कारण नदी का पानी उस सॉफ्ट रॉक को धीरे धीरे इरोड करने लगता है, यानी उससे टकराते हुए उसे हल्का हल्का तोड़ने लगता है।
फिर टाइम बीतने के साथ साथ ये प्रोसेस बार बार होती रहती है और एक लंबे समय के बाद हार्ड रॉक के नीचे वाले सॉफ्ट रॉक्स के छोटे छोटे टुकड़ों में टूटकर नदी के साथ ही बह जाती है और तब क्रिएट होता है वाटरफॉल। स्टूडेंट्स, आप लोगों ने कई सारे वाटरफॉल देखे होंगे। हमारे इंडिया में ही हजारों वाटरफॉल है, मगर वर्ल्ड का सबसे बड़ा वाटरफॉल वेनेजुएला में है, जिसका नाम है एंजल फॉल्स। ये सबसे ज्यादा हाइट का सबसे बड़ा वाटरफॉल है। वहीं अगर हम सबसे ज्यादा वाइड वाटरफॉल की बात करें तो वो है नायग्रा फॉल्स, जो कि कनाडा और यूएसए के बॉर्डर पर है। बच्चों, जब कल मैं अपने फ्रिज की बोतल में पानी भरकर रख रही थी ना, तो अचानक मेरे हाथ से एक बोतल किचन के प्लेटफॉर्म पर गिर गई और गिरते ही उसका पानी बहकर बाहर निकल गया। मगर वो सीधा सिंक में नहीं गया, बल्कि टेढ़े मेढ़े रास्ते बनाते हुए प्लेटफॉर्म पर ही धीरे धीरे बहता रहा और काफी देर बाद वो सिंक में पहुंचा। तब मैंने देखा कि प्लेन प्लेटफॉर्म होने पर पानी सीधा आगे नहीं बढ़ता है, बल्कि थोड़े घुमावदार रास्ते से होते हुए धीरे धीरे बड़े आराम से आगे बढ़ता है। तो क्या रिवर्स भी प्लेन्स पर आकर ऐसा करती है? बिल्कुल। जब हमने वाटरफॉल के बारे में जाना तब हमने रिवर की ऊंचाई से नीचे आने की बात कही थी। मगर क्या हो जब रिवर एक प्लेन सरफेस से होकर निकले? प्लेन सरफेस से निकलने पर रिवर भी एकदम सीधे रास्ते पर ना बहकर कुछ टर्न्स एंड ट्विस्ट के साथ आगे बढ़ती है और इन टर्न्स और ट्विस्ट को हम मियांडर कहते हैं। जब इन मियांडर से होते हुए धीरे धीरे रिवर आगे बढ़ती जाती है तो अपने साथ टूटे हुए रॉक्स के टुकड़े, सैंड, सेंडिमेंट्स वगैरह लिए हुए आगे बढ़ती है। ऐसे में काफी टाइम के बाद ये सेंडिमेंट्स नदी के उन टेढ़े मेढ़े रास्तों यानी कि मियांडर्स के बीच में डिपॉजिट होने लगते हैं और इन मियांडर के एंड्स लूप्स में आकर सेंडिमेंट्स की वजह से रिवर की मेन स्ट्रीम से अलग होकर अपनी जगह पर ही रह जाते हैं और एक लेक की फॉर्म में आ जाते हैं, जिन्हें हम ऑक्सबो लेक कहते हैं। बच्चों, आपने ऑक्स तो देखा ही होगा ना। ऑक्स के पीठ के ऊपरी हिस्से पर जो बो बनी होती है वही तो ऑक्सबो होती है। ठीक उसी शेप की लेक इन मियांडर्स की वजह से बनती है, इसलिए इसे ऑक्सबो लेक कहते हैं। तो अब आप इसका आंसर जरूर बता पाएंगे कि व्हाट आर ऑक्सबो लेक्स। यानी ड्यू टू कंटिन्यूअस इरोजन एंड डिपोजिशन अलोंग द साइड्स ऑफ द मियांडर, द एंड्स ऑफ द मियांडर लूप कम क्लोजर एंड क्लोजर. In due course of time, the meander loop cuts off from the river and forms a cut-off lake, also called an oxbow lake. बच्चों, मौसम बदलने के साथ साथ नदी के पानी का बहाव भी बदलता रहता है। आपने अक्सर देखा होगा कि बरसात में नदी अपने किनारों से बाहर निकलकर बहने लगती है और तब वहाँ कॉशन का साइन बोर्ड लगा दिया जाता है। हर नदी के बहने के लिए एक लिमिट बनाई जाती है जो उसके किनारों से तय होती है। इसे हम रिवर बेड कहते हैं। अगर उस लिमिट से ज्यादा पानी नदी में भर जाए तो वो फ्लड का कारण बन सकती है। रेनी सीजन में बहुत ज्यादा पानी हो जाने पर नदी अपना रिवर बेड का साइज बढ़ा लेती है, यानी किनारों के बाहर जाकर भी बहने लगती है। मगर जब बरसात का मौसम खत्म हो जाता है तो वापस अपने नेचुरल साइज में आ जाती है। मगर किनारों से जितनी दूर तक नदी का पानी बहा होता है वहां की सॉइल काफी फर्टाइल हो जाती है, क्योंकि रिवर हमेशा अपने साथ मिनरल्स और सेंडिमेंट्स लेकर ही बहती है और वापस अपने नेचुरल साइज में आने पर वो इन सेंडिमेंट्स को किनारों के दोनों ओर छोड़ देती है। इस जगह को हम लेवीज कहते हैं। इस तरह बनने वाली जो प्लेन सरफेस हमें फ्लड के पानी के बाद मिलती है उसे ही फ्लड प्लेन्स कहते हैं। ये फ्लड प्लेन्स काफी सारे मिनरल्स और सेडिमेंट्स के वजह से फर्टाइल हो जाते हैं और फार्मिंग के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल भी होते हैं। तो बच्चों, अब आप आसानी से बता सकते हैं हाउ अ फ्लड प्लेन्स फॉर्म्ड। यानी एट टाइम्स द रिवर ओवरफ्लोज इट्स बैंक्स. दिस लीड्स टू द फ्लडिंग ऑफ द नेबरिंग एरियाज. As it floods, it deposits layers of fine soil and other material called sediments along its banks. This leads to the formation of a flat, fertile floodplains.
बच्चों, एक रिवर की जर्नी बिल्कुल वैसी होती है जैसे कि हम ह्यूमंस की। जब हम छोटे होते हैं तो एनर्जी से भरपूर होते हैं, और जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती जाती है तो हमारा शरीर थकने लगता है, और ओल्ड एज में आते आते हम वीक होने लगते हैं। हेयर लॉस भी हो जाता है, और कई बार हमारी बॉडी इतनी ज़्यादा वीक हो जाती है कि हम ठीक से चल फिर भी नहीं पाते। रिवर्स के साथ भी कुछ ऐसा ही होता है। बच्चों, आपको ये तो पता ही होगा कि हर रिवर एक ना एक पॉइंट पर जाकर समुद्र में मिल जाती है, और वहां उसकी जर्नी एंड हो जाती है। ग्लेशियर से निकलने के बाद समुद्र तक पहुंचने की इस जर्नी में रिवर डिफरेंट टाइप के लैंड फार्म्स बनाती है, जैसा कि अभी अभी हमने जाना, जिनमें वाटरफॉल, ऑक्सबो लेक और फ्लड प्लेन्स शामिल है। मगर रिवर के द्वारा लैंड फार्म्स बनाने का काम यही तक खत्म नहीं होता। जब वो समुद्र में जाकर मिलती है तब भी एक इम्पॉर्टेंट लैंड फॉर्म क्रिएट करती है, जिसे हम डेल्टा कहते हैं। जैसे जैसे रिवर समुद्र की ओर जाती है, उसकी स्पीड बहुत ही कम हो जाती है, और बिल्कुल एंड पॉइंट पर जाकर, जहां सामने ही उसे समुद्र दिखाई दे रहा होता है, वो मेन स्ट्रीम से खुद को डिस्ट्रीब्यूट करके अलग अलग स्ट्रीम्स में डिवाइड कर देती है, जिन्हें हम डिस्ट्रीब्यूटरीज कहते हैं। इन पतली पतली स्ट्रीम्स के बीच में कुछ खाली स्पेस रहता है, जिनमें नदी अपने सारे सेडिमेंट्स को डिपॉजिट कर देती है, और इन्हीं लैंड फार्म को कहते हैं डेल्टा। तो देखा बच्चों, एक रिवर अपनी पूरी जर्नी में कितनी तरह के लैंड फार्म क्रिएट करती है। ये तो अर्थ का एक ही नेचुरल एजेंट है जो अर्थ के सरफेस पर होने वाले चेंजेस में अपना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। इसके अलावा आइस, विंड और सी वेव्स भी डिफरेंट लैंडफॉर्म्स क्रिएट करते हैं। बच्चों, क्या कभी आइस ट्रे से आइस निकालते टाइम ऐसा हुआ है कि आइस निकलकर आपके पैर पर गिर गई हो? तब आपने ज़रूर फील किया होगा कि वो कितनी हार्ड होती है, इतनी कि उससे आपके पैर में चोट तक लग जाती है। इसी तरह जब ग्लेशियर के टूटने पर आइस लुढ़कते हुए नीचे की ओर आते हैं, तो वो अपने रास्ते में पड़ने वाले रॉक से टकराते हुए और उन्हें उनका इरोजन करते हुए आगे बढ़ती है। साथ ही साथ जिस रास्ते से ये आइस आगे बढ़ती है, आइस की हार्डनेस के कारण उस रास्ते में भी जगह जगह गड्ढे बन जाते हैं। बाद में जब काफी टाइम बीतने के बाद इन गड्ढों में भरी हुई आइस पिघलकर पानी के रूप में आ जाती है, तो ये लेक की फॉर्म में दिखाई देने लगती है। माउंटेन्स के बीच में बनने वाली लेक इसी तरह से फॉर्म होती है। ग्लेशियर से बहते या नीचे लुढ़कते हुए आइस अपने साथ जो भी इरोडेड पार्टिकल्स लेकर चलती है, उन्हें कहीं ना कहीं जाकर एक पॉइंट पर डिपॉजिट कर देती है। तब जो लैंड फॉर्म क्रिएट होता है, उसे हम कहते हैं ग्लेशियल मोरेन्स। तो आपने जाना बच्चों कि ग्लेशियर से निकलने वाली आइस भी किसी बुलडोजर की तरह काम करती है। सब कुछ तोड़ते फोड़ते हुए आगे बढ़ती है, और सारे इरोडेड पार्टिकल्स इकट्ठे करके एक जगह ले जाकर डिपॉजिट भी कर देती है। और इस सारे प्रोसेस के बाद हमें दो खूबसूरत से लैंड फार्म्स देखने को मिलते हैं। पहला माउंटेन लेक और दूसरा ग्लेशियल मोरेन्स। ये तो हुई आइस और वाटर की बात। अब हम डेजर्ट घूमने चलते हैं। बच्चों, आप सबने कभी डेजर्ट देखा है क्या? अच्छा डेजर्ट देखा हो या ना देखा हो, मगर खेल खेल में सैंड कासल तो जरूर ही बनाया होगा, है ना? ये सैंड कासल देखने में कितने खूबसूरत लगते हैं, मगर छूते ही टूट भी जाते हैं। मगर क्या आप जानते हैं कि सैंड से बनने वाली कुछ ऐसी भी लैंड फॉर्म्स है जो ना तो बहुत जल्दी बनती है और ना बहुत जल्दी टूटती है। ये लैंड फॉर्म्स हमें डेजर्ट में देखने को मिलते हैं। बच्चों, डेजर्ट में जब भी हवा चलती है तो वो अपने साथ कुछ सैंड पार्टिकल्स भी उड़ा लेती है, और जब हवा रुकती है तो अपने साथ के सैंड पार्टिकल्स को भी गिरा देती है। डेजर्ट में ब्लो होने वाली विंड इस तरह उन सैंड पार्टिकल्स को एक जगह से दूसरी जगह ले जाकर ट्रांसपोर्ट करती ही रहती है। जब विंड का ब्लो होना बंद होता है तो सारे सैंड पार्टिकल्स एक जगह पर डिपॉजिट हो चुके होते हैं। जब यही प्रोसेस एक लंबे समय तक चलता रहता है तो एक ही जगह पर डिपॉजिट हुए सैंड पार्टिकल्स ड्यून्स की शेप में आ जाते हैं, जिन्हें हम सैंड ड्यून्स कहते हैं। जब सैंड के ग्रेन्स या पार्टिकल्स बहुत छोटे और हल्के होते हैं तो विंड इन्हें ज्यादा दूर तक ले जाती है,
और तब लार्ज एरिया में जो सैंड डिपॉजिट होती है वो एक बड़े साइज के लैंडफॉर्म क्रिएट करती है। इन्हें लोएस कहते हैं। सबसे बड़े लोएस चाइना में देखने को मिलते हैं। तो देखा बच्चों, सिर्फ हम लोग ही सैंड से नहीं खेलते, नेचर भी खेलती है। बस फर्क सिर्फ इतना है कि हम जो सैंड कैसल बनाते हैं वो टेम्पररी होता है और ये सैंड ड्यून्स परमानेंट लैंड फार्म्स होते हैं। बच्चों, अब आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा कि व्हाट आर सैंड ड्यून्स। आप आसानी से इस तरह इसका आंसर दे सकते हैं। When the wind blows, it lifts and transports sand from one place to another. When it stops blowing, sand falls and gets deposited in a low hill-like structure. These are called sand dunes. स्टूडेंट्स, अब आपको भी लग रहा होगा कि अर्थ के सरफेस पर होने वाले चेंजेस कितने ज़्यादा एक्साइटिंग और इंटरेस्टिंग है। मगर अभी आप एक और लैंडफॉर्म को भूल ही गए हैं, जहाँ जाकर आप खूब मस्ती करते हैं, जो सी कोस्ट पर बना होता है। बिल्कुल ठीक कहा है, वो बीच है। आइए अब हम जानते हैं कि बीचेस बनते कैसे हैं और सी वेव्स के द्वारा और कौन कौन से लैंडफॉर्म्स बनते हैं। बच्चों, आपने कभी प्लांट्स में पानी डाला है? जब हम प्लांट्स को पानी देते हैं तो कैसे धीरे धीरे और पूरी मिट्टी पर एक साथ पानी देना होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर हम तेजी से एक ही जगह पर पानी डालते हैं तो वहाँ की मिट्टी आसपास बिखर जाती है और वहाँ एक छोटा सा गड्ढा बन जाता है, जिससे कभी कभी प्लांट की रूट्स भी दिखाई देने लगती है। सेम यही प्रोसेस सी वेव्स के थ्रू होता है। जब सी वेव्स किसी रॉक से बार बार टकराती है तो वहाँ भी इरोजन स्टार्ट हो जाता है और सी वेव्स के प्रेशर की वजह से रॉक्स पर क्रैक्स दिखाई देने लगते हैं। धीरे धीरे बार बार एक ही जगह पर सी वेव्स के टकराने से ये क्रैक्स बढ़ते जाते हैं और एक केव की फॉर्म में आ जाता है। इस तरह जो लैंड फॉर्म क्रिएट होती है उसे सी केव कहते हैं। सी केव बनने के बाद भी सी वेव्स पहले की तरह ही उस रॉक से टकराती रहती है। फिर थोड़ा और टाइम निकलने के बाद वो केव जैसी फॉर्म एक होल में कन्वर्ट हो जाती है और उस रॉक के एरोडेड पार्टिकल्स समुद्र के पानी में मिल जाते हैं। बच्चों, इस तरह के लैंडफॉर्म को सी आर्क्स कहते हैं, जिसमें 2 पिलर होते हैं जिनके ऊपर रूफ भी होती है और बीच में होल होता है। अब इतने पर भी सी वेव शांत नहीं होती, वे अब भी लगातार इन सी आर्क से टकराती रहती है और एक दिन जब वेव्स के प्रेशर से एक और पिलर टूटकर समुद्र में मिल जाता है तो उस रॉक की शेप क्लिफ जैसी हो जाती है। इस लैंडफॉर्म को सी क्लिफ कहते हैं। देखा बच्चों, सी वेव्स लगातार अपने रास्ते में आने वाले रॉक्स का इरोजन करती रहती है। इनसे हमें सीखना चाहिए कि कैसे अपने टास्क को कंप्लीट करने के लिए हमें कंटिन्यूअस ट्राई करते रहना चाहिए। आपको लग रहा होगा कि इतनी मेहनत का क्या ही फायदा, आखिर इन सी वेव्स को भी क्या मिल जाता है रॉक्स को तोड़कर। तो बच्चों, इनको मिलते हैं रॉक्स के इरोडेड पार्टिकल्स और सेडिमेंट्स, जिन्हें ये सी वेव्स अपने साथ साथ बहा कर लाती है और अपने कोस्टल एरिया पर डिपॉजिट करती रहती है। ये सेडिमेंट्स ही डिपॉजिट होकर बीचेस बनते हैं और हम उन्हीं बीचेस पर जाकर बनाते हैं सैंड कैसल। तो स्टूडेंट्स, अब आपको समझ ही आ गया होगा कि डिपॉजिशन से पहले इरोजन का कितना इम्पोर्टेंट रोल होता है। अब अगर आपसे कोई पूछे हाउ आर बीचेस फॉर्म्ड, तो आपको इसका आंसर पता ही है, यानी कि द सी वेव्स डिपॉजिट सेडिमेंट्स अलोंग द शोर्स फॉर्मिंग बीचेस। बच्चों, आपके साथ कभी ऐसा हुआ है क्या कि रात में अचानक ही आपको सर्दी लगने लगी हो और जब आपने जाकर देखा तब पता चला कि आप ब्लैंकेट हटा के सो रहे थे और ठंड की वजह से रूम तो बिल्कुल ही शिमला बना हुआ है। फिर ऐसे में आप क्या करते हैं? अच्छा, वापिस ब्लैंकेट ओढ़ के सो जाते हैं। सही है, ठंड से बचने के लिए और करेंगे भी क्या, खुद को कवर कर लेना ही सबसे बेटर ऑप्शन है ना? अच्छा, सर्दी से बचने के लिए तो आप खुद को कवर कर लेते हैं, मगर जब लू चलती है और बहुत तेज धूप होती है, गर्मी होती है, तब आप क्या करते हैं? तब भी आप एक कॉटन क्लॉथ से खुद को कवर कर लेते हैं ना, और हैट या स्कार्फ भी पहनते हैं। अच्छा, आपने कभी ये सोचा है क्या
कि खुद को कवर करके सर्दी और गर्मी दोनों से ही कैसे बचा जा सकता है। सर्दियों में तो समझ आता है कि खुद को कवर करके हम अपनी बॉडी को गर्म कर लेते हैं, मगर गर्मियों में अपनी बॉडी को कवर करके तो हमें और भी ज्यादा गर्मी लगनी चाहिए ना। एक्चुअली यहाँ अपनी बॉडी को कवर करने का रीजन है बाहर से आने वाली कोल्ड और हॉट वेव्स को अपनी बॉडी से दूर रखना। जब भी हम अपनी बॉडी को कवर करते हैं तो असल में हम इसे प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं हर तरह की अनवांटेड रेज और टेम्परेचर से। बच्चों, ठीक ऐसा ही एक कवर अपनी अर्थ के चारों ओर भी होता है, जो कि एयर की डिफरेंट लेयर से बना होता है और उसे कहते हैं एटमॉस्फेयर। तो आइए आज हम बात करते हैं एटमॉस्फेयर की, जो कि एयर से बना होता है। एयर यानी हमारा ये चैप्टर। इस चैप्टर में हम एटमॉस्फेयर के बारे में तो जानेंगे ही, साथ ही इसके कंपोजिशन के बारे में भी जानेंगे। एटमॉस्फेयर किन डिफरेंट लेयर से बना होता है, इनमें कौन कौन सी गैसेस कितने परसेंटेज में होती है, ये भी पता लगाएंगे। इसके बाद हम बात करेंगे वेदर और क्लाइमेट की, साथ ही साथ विंड और रेनफॉल के बारे में भी समझेंगे। तो हमारी अर्थ के चारों ओर एयर का एक ऐसा बड़ा घेरा होता है जो कई सारी गैसेस के कंपोजिशन से बना होता है। इसका काम अर्थ पर पहुंचने वाली हार्मफुल रेज को रोकना तो होता ही है, साथ ही साथ ये अर्थ पर ऐसा फेवरेबल क्लाइमेट क्रिएट करता है जिससे अर्थ पर लाइफ पॉसिबल हो सके। बच्चों, अर्थ के ऊपर जितनी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो सभी अपने सर्वाइवल के लिए इस एटमॉस्फेयर पर डिपेंड करती है। एटमॉस्फेयर हमें ब्रीथ करने के लिए एयर प्रोवाइड करता है और साथ ही सन की रेज के हार्मफुल इफेक्ट से भी बचाता है। अपने इस ह्यूज ब्लैंकेट के प्रोटेक्शन के बिना ना सिर्फ अर्थ बल्कि अर्थ पर रहने वाले ह्यूमंस, प्लांट्स और एनिमल्स भी जिंदा नहीं रह सकते, क्योंकि अगर अर्थ के चारों तरफ ये एटमॉस्फेयर वाला ब्लैंकेट नहीं होगा तो या तो हम सब सन के डायरेक्ट आने वाली हीट से बेक हो जाएंगे या फिर नाइट में टेम्परेचर लो होने पर बिल्कुल आइस की तरह जम जाएंगे। बच्चों, अर्थ के चारों ओर ये जो ब्लैंकेट है यानी एटमॉस्फेयर, ये सन से आने वाली एक्स्ट्रा हीट को रोककर सिर्फ उतनी ही हीट को एब्जॉर्ब करता है जितनी कि हम सबके लिए जरूरी होती है। बाकी एक्स्ट्रा सन रेज को ये रिफ्लेक्ट कर देता है। इस एटमॉस्फेयर के द्वारा एब्जॉर्ब की गई हीट नाइट में भी अर्थ का टेम्परेचर मेंटेन रखती है और तभी हम सब का अर्थ पर रहना पॉसिबल हो पाता है। तो देखा बच्चों, ये एटमॉस्फेयर ही है जिसकी वजह से हम सभी अर्थ पर रह पाते हैं। और अब अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज एटमॉस्फेयर, तो इसका आंसर आप इजीली दे सकते हैं कि आवर अर्थ इज सराउंडेड बाय अ ह्यूज ब्लैंकेट ऑफ एयर कॉल्ड द एटमॉस्फेयर। स्टूडेंट्स, हम अपने घरों में जो ब्लैंकेट ओढ़ते हैं उन्हें देखकर हम इतना तो बता सकते हैं कि वो किस फैब्रिक से बना है, उसका कलर क्या है, उसकी डिजाइन कैसी है, उसमें कितनी वुल है और कितना कॉटन। ये सब भी उसके टैग पर ही लिखा रहता है। कुल मिलाकर हमारे घरों में यूज होने वाले ब्लैंकेट का कंपोजिशन हम आसानी से पता कर सकते हैं। पर क्या अपनी अर्थ के इस ह्यूज ब्लैंकेट एटमॉस्फेयर का कंपोजिशन पता कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। पहले ये बताइए, क्या आपको पता है हम ब्रीथ करते टाइम कौन सी गैस इनहेल करते हैं और कौन सी एक्सहेल करते हैं? क्या कहा? ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। बिल्कुल सही। हम ऑक्सीजन को इनहेल करके कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल कर देते हैं। तो क्या ये दो ही गैसेस हमारे एटमॉस्फेयर में है? सोचिए सोचिए। एक्चुअली एटमॉस्फेयर से हमें जो एयर मिलती है उसमें सिर्फ ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बल्कि कई सारी गैसेस होती है, जिनमें नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का परसेंटेज सबसे ज्यादा होता है। नाइट्रोजन 78% है और ऑक्सीजन 21% है। उसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%, आर्गन 0.93% और बाकी बचे एटमॉस्फेयर के 0.04% पार्ट में थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में सभी गैसेस आ जाती है, जिनमें हीलियम एंड हाइड्रोजन भी शामिल रहता है। इन गैसेस के अलावा छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल्स भी एयर में देखने को मिलते हैं। वैसे एटमॉस्फेयर के कंपोजिशन में सबसे ज्यादा परसेंटेज नाइट्रोजन का ही होता है, जो कि काफी यूजफुल गैस भी है। जब हम ह्यूमन बीइंग ब्रीथ करते हैं
तो ऑक्सीजन के साथ नाइट्रोजन की कुछ क्वांटिटी भी इनहेल करते हैं और लंग्स तक ले जाकर नाइट्रोजन को वापस एक्सहेल कर देते हैं। मगर प्लांट्स नाइट्रोजन का डायरेक्ट यूज नहीं कर पाते, जबकि उन्हें अपने सर्वाइवल के लिए नाइट्रोजन की बहुत ज्यादा नीड होती है। ऐसे में प्लांट्स सॉइल के जरिए नाइट्रोजन को इनटेक करते हैं। बच्चों, आपने कभी अपने घर में या आसपास गार्डनर को काम करते हुए देखा है? वो कैसे मिट्टी की गुड़ाई करता है और उस मिट्टी में कुछ फर्टिलाइजर्स भी ऐड करता है। वो सब नाइट्रोजन को प्लांट तक पहुंचाने के लिए ही किया जाता है। नाइट्रोजन की हेल्प से प्लांट्स अच्छी तरह ग्रो करते हैं। वैसे प्लांट्स के लिए सबसे ज्यादा नीड होती है कार्बन डाइऑक्साइड की, जो उन्हें एटमॉस्फेयर से इजीली मिल जाती है। ह्यूमन बीइंग भी एक्सहेल करके कार्बन डाइऑक्साइड को एटमॉस्फेयर में छोड़ते हैं। बच्चों, कार्बन डाइऑक्साइड में एक और प्रॉपर्टी होती है जिससे वो सिर्फ प्लांट्स के लिए ही नहीं, हम सभी के लिए भी यूजफुल होती है। कार्बन डाइऑक्साइड अर्थ पर फैली हुई हीट को ट्रैप करके अर्थ पर ही रोक लेती है और इस तरह कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस इफेक्ट क्रिएट करती है, इसलिए इसे ग्रीन हाउस गैस ही कहते हैं। अगर कार्बन डाइऑक्साइड ऐसा नहीं करती तो अर्थ पर आने वाली हीट वापस एटमॉस्फेयर में चली जाती और इसका रिजल्ट ये होता कि अर्थ इतनी ठंडी हो जाती कि हम सब के लिए अर्थ पर रहना पॉसिबल ही नहीं हो पाता। मगर बच्चों, कोई भी चीज एक लिमिट तक ही यूजफुल हो सकती है। आपको पता है, एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा है। उसका सबसे बड़ा रीजन है व्हीकल से निकलने वाला धुआं, जो बड़ी क्वांटिटी में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है, और ट्रीज का लगातार कटते जाना भी कार्बन डाइऑक्साइड के बढ़ने का एक बड़ा रीजन है। कम ट्रीज और प्लांट्स की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड का इंटेक भी कम होता जा रहा है। बच्चों, जैसे जैसे कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ रहा है, एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर भी बढ़ता जा रहा है और इसलिए हम सबको ग्लोबल वार्मिंग का सामना करना पड़ रहा है। इस ग्लोबल वार्मिंग के चलते ही हर बार समर सीजन में टेम्परेचर पहले से ज़्यादा हाई रहता है और बढ़ते हुए टेम्परेचर की वजह से अर्थ के पोल्स पर जमी हुई बर्फ भी अब तेजी से पिघलना शुरू हो चुकी है और धीरे धीरे इस बर्फ के पिघलने से सी लेवल भी बढ़ता जा रहा है, जिससे कोस्टल एरियाज में हमेशा फ्लड्स का खतरा बना रहता है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा प्लांटेशन करें और अननेसेसरी व्हीकल्स के यूज़ को भी अवॉइड करें। अच्छा बच्चों, आप ये बताइए, आपको